नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद में बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ भगदड़ के मृतकों का आंकड़ा संसद में जारी हो। महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, बोले अखिलेश यादव। नोएडा में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को कल मिलेगी पेड लीव। क्या मोदी सरकार अमेरिका से लौटाए जा रहे 18,000 भारतीयों के रोजगार का इंतजाम करेगी, बोले ओवीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर घोषणा कर सकती है गुजरात सरकार। खबरों की शुरुआत ताजा मौसम अपडेट से कर लेते हैं, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से प्राप्त हुई है, जहां गंगोत्री और उसके आसपास मौसम का मिजाज बदला। आपको बता दें कि देर रात गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटकों ने सुबह सुबह बर्फ का आनंद लिया। वहीं बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ गई है। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां 54 रेलवे की तानाशाही से परेशान सब्जी विक्रेताओं ने शक्ति नगर वाराणसी राजमार्ग पर सब्जी फेंककर अपनी नाराजगी जताई। स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची 54 पुलिस ने सब्जी विक्रेताओं को समझा बुझाकर शांत कराया। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने भी जल्द ही मामले के हल का आश्वासन दिया है। सुनील कुमार। आप यहाँ सब्जी मंडी में क्या है? सब्जी विक्रेता है। आज क्या हुआ था कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा? एक हफ्ता पहले रेलवे द्वारा सब्जी मंडी खाली कराया गया था और 3 दिन पहले एसडीएम साहब और हमारे नगर के चेयरमैन और 2-4 बड़े बड़े जैसे लोग हैं, मानी सज्जन लोग, वो आए थे, आश्वासन दिए कि आप लोग लगाइए, हम रेलवे से बात कर लेंगे। तो 2 दिन से लग रहा था सब्जी मंडी, तो आज जो है कि रेलवे के भाई आरपीएफ के दरोगा लोग दुकान को उठवा दिए, लगी हुई दुकान को उठवा दिए। कच्चा माल हम लोग का पड़ा हुआ था। अब किसान जो आए थे सब रोड पे अपना फेंक फाड़ के चल दिए। कुछ दुकानदारों के साथ धक्का मुक्की भी हुआ है? नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने फिर प्रदर्शन किया? हाँ, हम लोग ने, किसानों ने बैठ के रोड पे उठा किया 10-5 मिनट के लिए। उसके बाद सिपाही लोग आए, उन लोग की बात हम लोग मान के हट गए। उन लोग आश्वासन दिए हैं कि हम लोग बात करेंगे आगे अधिकारियों से। बात करने का कब तक बात करेंगे, कब तक आपकी समस्या का हल होगा? अब उनके ऊपर है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब उनके ऊपर है। अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो फिर अगला स्टैंड क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग दबे कुचले लोग हैं। आज रोजी रोटी के लिए यहाँ फुटपाथ में बैठे हैं, 2 घंटा बेचते हैं, उसके बाद चले जाते हैं हम लोग। अगली खबर गुजरात के वापी शहर के डूंगरी फलिया से है, जहां कचरे और कूड़े की समस्या बहुत ही गंभीर स्थिति में है। यहाँ के निवासी अन्य राज्यों से आए लोग हैं और वे किराए के मकान में रहते हैं। इस क्षेत्र में कबाड़ियों का बोलबाल है, जो अपने गोदाम में कचरा और कबाड़ जमा करते हैं। इससे यहाँ के निवासी के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास कचरे का अंबार होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज चैनल। मैं अवनीश शर्मा। मैं अभी खड़ा हूँ डूंगरी फलिया में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर टंकी है एक पानी की, जो यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, और जो ये चेंबर, ये पानी के पाइप पड़े हैं और यहाँ से ये पानी शायद आता है या जाता है नहीं पता है, मगर इस समय ये खुला हुआ है, जहाँ पर आज भी 3-4 बच्चे खेलते हुए इसमें कुछ डालते हुए दिखे। इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। इसी तरह की पहले भी घटना बनी थी कि यहाँ पर एक बच्चा गिरकर खत्म हो गया था, और जिसका भी बच्चा गया था उसके दिल से कैसी गुजरी होगी। और फिर भी ये बच्चे यहाँ पर आज दिखाई दे रहे हैं, आजू बाजू के होंगे। और आप देख सकते हैं कि ये लापरवाही कहा जाएगा कि इस तरह गड्ढे खोल देना, ढक्कन, और इसमें ढक्कन ना डालना, ऐसी तरह खुला रहे। और इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर बच्चा गिर गया तो किसी भी हाल से बच नहीं सकता। पानी भी भरा हुआ है, काफी गड्ढा गहरा भी है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भंगार का काफी बड़ा वो पड़ा है, अडम्ब है, कचरा है।
जिसमें भंगार वाले चुन चुन कर छांट कर वो यहाँ पर फेंक देते हैं, जो उनसे बेकार होता है, और वो यहाँ पर पड़ा रहता है, वही उड़कर इस गड्ढे में भी जाता है। ये पानी पीने के लिए जाता है, उसके बाद भी वो कचरा यहाँ पर आप देखें हमारे बगल में कि आंगनवाड़ी केंद्र है, 2 आंगनवाड़ी हैं जहाँ छोटे छोटे नन्हे बच्चे पढ़ते हैं। इस आंगनवाड़ी केंद्र सरकार इतना पैसा देती है, बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं करती है और पढ़ाई के लिए सरकार ध्यान देती है, मगर कैसे पढ़ाई होगी? आप देखो कि गंदगी, शायद है कि अंदर बच्चे बैठ भी नहीं सकते होंगे, इतनी बदबू आती है यहाँ से, और अंदर कैसे बैठेंगे वो बच्चे? आप देख सकते हैं कि आप खुद ही अंदाजा लगाएं। यहाँ पर जो अभी महानगर पालिका बना है, कमिश्नर साहब बैठ गए हैं, उनके नेतृत्व में शायद अब अच्छा काम होगा और ये जल्द से जल्द सफाई होगी, क्योंकि इस सफाई के ऊपर कोई भी आदमी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ छोटे भविष्य पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये तालाब है, पानी का टंकी है और इससे पानी सप्लाई होता है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कचरे का एकदम डंप पड़ा है। आखिर कब साफ होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुसार 3 फरवरी को जिला मुख्यालय विकास भवन रोशनाबाद हरिद्वार में ग्रामोत्थान परियोजना की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परियोजना निदेशक DRDA और DPM ग्रामोत्थान परियोजना द्वारा की गई। बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के प्रभाव, चुनौतियों और समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। अगली खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियां जोरों पर है और ग्रामीणों में भी भारी जोश है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ भी निश्चित तौर पर केदारनाथ के तर्ज पर काफी विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अभी जो है संभावित सूचना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मुखबा गंगोत्री में जो है कार्यक्रम लगने की संभावना है और इसके लिए अभी लगभग टेंटेटिव डेट बताई जा रही है कि 20 तारीख तक आ सकते हैं। तो इसके लिए पूरे प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और लोगों में अपार खुशी है कि माननीय मोदी जी एक बार, और हमने भी पूर्व में निमंत्रण दिया था माननीय मोदी जी को कि एक बार आप अवश्य गंगोत्री जरूर आएँ। और मुझे पूरा जिस तरह से आम जनमानस में खुशी की लहर है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गंगोत्री मुखबा में आ रहे हैं, तो सब उनकी पलकें बिछाए हुए कि कब वो दिन और कब वो तारीख फिक्स हो जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर आए। और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी उसमें जो है लगातार की जा रही है और इससे जो है लोगों में एक माहौल बना हुआ है कि माननीय मोदी जी को देखने के लिए, माननीय मोदी जी की बातों को सुनने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। मैं सीधा कहूँगा कि माननीय मोदी जी के लिए इतने लोग आतुर हैं कि जो भी हर डे मतलब कम से कम 100 आदमी पूछते हैं कि माननीय मोदी जी का कार्यक्रम कब लग रहा है। तो माननीय मोदी जी का जो विजन है और जो यहाँ के लोगों का बार और जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का जो विजन है कि हम शीतकालीन यात्रा भी जो है चलवाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके लिए हमारी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। और अगर माननीय मोदी जी मुखबा गंगोत्री में पहुंच जाते हैं तो उससे यहाँ पर यात्रा की बहुत अपार संभावनाएं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं, लेकिन और ज़्यादा यात्रा बढ़ेगी और जो हमारी शीतकालीन यात्रा है वो भी अच्छी जो है प्रारंभ होगी और जो हमारी तमाम जो घाटियाँ हैं, रमणीक घाटियाँ हैं, उसको देखने के लिए देश और विदेश का जो तीर्थाटन पर्यटन है वो भी यहाँ पर पहुँचेगा। लोगों की आजीविका में काफ़ी वृद्धि होगी। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है गंगोत्री के मुखबा में आने वाले हैं, इसमें जो है आम जनमानस में काफ़ी खुशी की लहर है और हर व्यक्ति अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने जो है हर गरीब कल्याण के लिए कार्य किया है। और आज बड़े खुशी का मौका है कि गंगोत्री विधानसभा में जो है आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं। आम जनमानस के अंदर
अनंत खुशी है कि माननीय मोदी जी के दर्शन हो और माननीय मोदी जी का जो विजन है कि वाइब्रेंट विलेज के अंदर जो हमारा गंगोत्री का विकास हो रहा है, ऐतिहासिक विकास हो रहा है। और धन्यवाद करते हैं पूरी गंगोत्री विधानसभा की ओर से और स्वागत करते हैं माननीय मोदी जी का। हर व्यक्ति उत्साहित है कि कब वो तिथि तय हो और माननीय मोदी जी के स्वागत में लोग सड़कों पर जिंदाबाद के नारे लगाते दिखेंगे। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी बसपा नेता हरविलास की हत्या पर शोक व्यक्त करने उनके घर जाकर उनके परिजनों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करवाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नयाबगढ़ के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से मिले और कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां नौकायान करने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को निराशा हाथ लगने वाली है। पुलिसिया उत्पीड़न से नाराज नाविक समाज के करीब 5000 से ज्यादा नाविकों ने नौका संचालन पूर्ण रूप से ठप कर दिया है और प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी है। देखिए, आज वास्तव में गंगा मैया एकदम शांत दिख रही है। इसका सीधा सीधा कारण प्रशासन द्वारा किया जा रहा माझी समाज पर अत्याचार है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही इन लोगों की जबरदस्ती अड़ियल रवैया ही ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमको मजबूरन नौका संचालन ठप करना पड़ा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे 14 भाइयों को उठा के जेल भेज देना और जल पुलिस के साथ साथ अब एनडीआरएफ को भी ये हक दे देना कि मल्लाहों को गाली गलौज करे, मारने पीटने का बात करे। एक नहीं अनेक कारण है जिससे तंग आकर हम लोगों को मजबूरन आज नौका संचालन ठप करना पड़ा। और ये नौका संचालन आप इस बात को मान के चले कि जब तक से इन लोगों द्वारा हमारे लोगों को संतुष्ट नहीं करा दिया जाएगा कि नहीं, जितनी भी गलतियां हुई हैं उसकी माफ़ी दी जाए और आगे से ऐसी गलतियां नहीं होगी। अगर इस तरह का हमारे सारे लोगों को संतुष्टि मिल गया तो नौका संचालन चालू हो सकता है। अन्यथा रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम एक बार ही मर लें। रोज रोज गाली सुनने से अच्छा है कि एक बार ही जितना भी इनको जो भी करना है जेल भेज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही हम लोग आज भगवान का दिया माँ गंगा के आशीर्वाद से 2 रोटी क्या कमाने लगे हैं, लोगों के नज़र की किरकिरी बन गए हैं। प्रशासन का ये कहना है कि आप लोग क्षमता से अधिक सवारी बैठा रहे हैं बिना लाइफ जैकेट के, इसकी वजह से प्रशासन ने कार्रवाई की। देखिए, ये उनका कहना है। उनको खुद ही नहीं पता है कि हमारे नाव में बैठने की क्षमता क्या है। जिस दिन वो इस मानक को तय कर दे और नगर निगम द्वारा पूर्व में जो प्रतिक्रिया की जाती थी, हमारी नाव का लाइसेंस बनाया जाता था, हमारे नाव में लाइन लगाई जाती थी कि इससे ज़्यादा नहीं डूबना चाहिए। पहले वो अपने काम को कर ले, उसके बाद हमें बताए कि हमने क्षमता से ज़्यादा बैठाया है या कम बैठाया है। अपने काम को तो वो करने से परे है, जबरन से देख लेते हैं। अधिकारी लोग को नज़र में आ गया कि इसमें ज़्यादा लोग बैठे हैं तो पहले उस नाव का आप मापन करें, उसके बाद इस बात को सिद्ध करें कि नहीं। तो अगर हमने 80 बैठाया है तो ये हमारी कोई गलती नहीं है। हम 90 भी बैठा सकते हैं, हम 100 भी बैठा सकते हैं, लेकिन हम तो खुद ही 10 कम बैठा के चल रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार करना तो अब आसानी है। प्रशासन आप लोग के साथ उत्पीड़न कर रहा है, ये कहा जा सकता है? एकदम पूर्ण रूप से उत्पीड़ित है हम लोग, तभी तो मजबूरन हमको ये काम करना पड़ा। तो कब तक बंद रहेगा नौकायान? कुछ जब तक शासन प्रशासन द्वारा हम लोग को इस तरह से आश्वस्त न करा दिया जाए कि नहीं, अब इसके बाद आप लोगों के साथ किसी तरह की भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आप लोग द्वारा हम देखिए नाजायज बात ही नहीं मानते हैं। और एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक्सीडेंट हो जाना और सारे लोगों को हमारे द्वारा ही बचा लिया जाना, उसके बाद क्या किसी धारा में ये लिखा है कि धारा 370 हमारे ऊपर लगाया जाए? एक्सीडेंट कहाँ नहीं होती है। इतना बड़ा एक्सीडेंट अगर कुंभ मेला में हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसमें किसके ऊपर 370 लगा ये भी हमको जानना पड़ेगा। और 360 जो लगा है तो ये इसको भी हमको जानना पड़ेगा ना कि इतने लोग जहां आहत हुए वहां 360 किसके ऊपर लगा। यहाँ तो हमारे लोगों ने सारे लोगों को बचाया और इसके बाद भी हमारे लोगों का पीठ न थपथपा के एनडीआरएफ और जल पुलिस के लोगों ने लोगों को बचा लिया। इस तरह का उच्च अधिकारियों द्वारा बयान दिया जाना ये हम लोग के लिए बड़ा दुखद बात है। इन सब चीज़ों से नाराज होकर ही हमारे लोगों ने अब नौका संचालन बंद करने की बात कही है और यह तब तक चलता रहेगा
जब तक कि एक जायज फैसला शासन या प्रशासन द्वारा हम लोग के बीच में आ न जाए कि नहीं जितना होना तो हो गया, अब आगे और नहीं। और नावें तो तभी चलेंगी जब हमारे 14 भाई जो हमारे बीच से आज जेल में पड़े हैं वो हमारे बीच आ जाएंगे, उसके बाद ही नौका संचालन हो। अगली खबर उत्तर प्रदेश के नकुर से है, जहां राजस्व विभाग व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरे 4 डंपर पकड़कर सीज कर दिए। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन ने देर रात अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। एसडीएम संगीता राघव का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन परिवहन कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां रामपुर माझा थाना क्षेत्र के मैजिक गाड़ी के एक ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ड्राइवर के परिजनों ने पुलिस पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और ग्रामीण के साथ शव को सड़क पर रखकर थाने के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे एएसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। क्या मामला है? मामला ये है सर कि दिनांक 30 जनवरी 2025 को मेरे पिताजी मैजिक से आ रहे थे और सामने से एक लड़का आ रहा था जो अभी नाबालिग था, न उसके पास हेलमेट था, न ड्राइविंग लाइसेंस था, न कोई कुछ था। वो सामने से आता है और पिताजी को टक्कर मार देता है और हाँ राइट साइड, वो भी रॉन्ग साइड रहता है वो, और आके टक्कर मार देता है, जबकि गलती उसकी सरासर पूरी थी क्योंकि उसके पास न तो हेलमेट था, न तो वो उसके पास डीएल था, न तो वो का नाम है नाबालिग था। और वो उसके बाद होता ही है कि पुलिस के संज्ञान में मामला आता है और पुलिस 7,000 लेती है मेरे पिताजी से। 7,000 लेने के बाद वो पुलिस पिताजी को छोड़ देती है और गाड़ी मेरी पुलिस थाने में जमा रहती है। कौन पुलिस लेते हैं पैसा? अब वहाँ के जो होंगे प्रभारी वही लिए होंगे। 7,000 रुपया लिए थे उस दिन, तो 7,000 लेते हैं और छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मेरे पिताजी को अन्य नंबरों से पैसों की डिमांड की जाती है, मांग की जाती है। बार बार उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कभी उनसे 5,000 रुपया मांगा जाता है, कभी उनसे 20,000 रुपया मांगा जाता है, कभी उनसे 50,000 रुपया मांगा जाता है। और कहा जाता है कि अभी आउट तू देबा, और मेरे पास पुख्ता सबूत भी हैं इसके पैसे की डिमांड करते हुए। और उनको इतना मानसिक रूप से 2-3 दिन प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। इतना और आपके सामने जांच पूरा रख देंगे, होगा तो हम अपने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं मुकदमा लिख देंगे। हाँ। लेकिन बिना जांच के नहीं। हाँ, सही बात है, बिना जांच के नहीं करेंगे। आप कोई आरोप कल को इनके ऊपर आरोप लगा दे, आपके ऊपर आरोप, तो आप कार्रवाई कर देंगे बिना जांच के। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, बड़े बात हम सुनिए, हम तुम्हारे सुनिए। जैसे आपके ऊपर कोई आरोप लगा, क्या बिना जांच के आप कार्रवाई कर दूं मैं? तो आपका आरोप है, मैं मान रहा हूँ, तो आरोप की जांच तो कराएंगे और जांच आपके सामने होगी। ये जानते हैं मुझे, ये आप सिर नीचे किए, ये वो जानते हो कि नहीं? मुझे जानते हो? नहीं सर, 1 मिनट, मेरी कार्रवाई भी जानते हो? कार्रवाई सर, जिसे मेरी बात सुनो यार, मैं कितने क्या कर रहा हूँ। अगर मैं कोई कार्रवाई गलत किया हूँ अब तक, या तुमने किसी चीज में पैरवी करी है, अगर उसमें सही कार्रवाई नहीं तो बता दो, एक केस बता दो, या तुम्हारे अध्यक्ष जी बता दें, चाहे आप बता दें। आप लोग भी जानते हो ऐसे मामलों आप लोग भी पैरवी करते हो कि मामला सुलझ जाए तो ठीक है। कभी कभी चीजें होती है कि आदमी नहीं देता है, आदमी गाड़ी खरीद, कल को मुकदमा लिख जाए तो गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे। अगली खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। जनपद देहरादून में शुरू हुए 35वें सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ 3 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में किया गया। इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह की थीम युवाओं के मध्यम जागरूकता रखी गई है। देखिए, जो 35 सड़क सुरक्षा माह देहरादून पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है, इसका शुभारंभ किया गया। इसमें जो हमारा थीम रहेगी युवाओं को ज़्यादा फोकस करके उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर है, और खासकर जो हमारी इन्फोर्समेंट के साथ साथ जागरूकता को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इस बार नुक्कड़ नाटक हो, चाहे जगह जगह हम जो वॉलंटियर्स उनके माध्यम से लोगों को समझाएंगे। हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम रखा गया, जहाँ से युवाओं को हेलमेट जो नहीं लगाते उनको भी किया जाएगा। तो विभिन्न प्रोग्राम को इसमें आज शुरुआत की गई, जगह जगह संचालित किया जाएगा। मेन उद्देश्य वही है कि जो एक्सीडेंट से जो मौतें हो रही हैं, खासकर देखा गया कि अभी जैसा मैं आंकड़ों को देख रहा था, 30,000 डेथ खाली पूरे देश में खाली बिना हेलमेट
के हुई, अगर वो हेलमेट पहनते शायद उनकी जान बच जाती। और खासकर 66% जो मृत्यु हुई है, 1,80,000 लोग जो डेथ हुई है पूरे देश भर में, उसमें जो आंकड़े हैं उसमें 18 साल से 34 साल के युवा है जिनकी डेथ हुई है। तो देखा जाए तो युवाओं को फोकस करना हमारा प्राथमिकता है। जो वायलेशन कर रहे हैं उनका चालान भी करना है, उनको समझाना भी है। और इस थीम में फिर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जहाँ भी यूथ का चालान होगा वो उसके पेरेंट्स से बात करके काउंसलिंग के लिए बताया जाएगा। तो इसकी आज शुभारंभ पुलिस लाइन से किया जाएगा। जो हमारे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होती है जिसमें लोग गलत तरह के साइलेंसर लगाते हैं या उसमें पटाखे की आवाज़ हो या मॉडिफाई करते हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है और एमबीएड की विभिन्न धाराओं में इनका चालान भी किया जाता है। तो जब ये चालान करने के बाद अपनी स्वेच्छा से इसको जो है बाइक ओनर है उसको हटाता है तो उसको इसलिए डिस्ट्रॉय किया जाता है कि भविष्य में उसका कहीं और दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें। तो आज वो करीब 180 ऐसे साइलेंसर जो इन्फोर्समेंट में जो जब्त किए गए थे आज उनको डिस्ट्रॉय किया गया। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां 2 फरवरी को 112 पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि सोडा सरोली पुल पर 2 गाड़ियों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर से एक गाड़ी में आग लग गई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल और फायर सर्विस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्राप्त सूचना के अनुसार घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई झगड़ा कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे लोगों का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा वीडियो में दिख रहे अराजक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रभारी निरीक्षक डोईवाला को निर्देशित किया गया। डोईवाला पुलिस द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लेते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां वर्ष 2013 से फरार चल रहे वारंटी सहित 6 वारंटी अभियुक्तों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया। विगत 1 माह के दौरान फरार वारंटियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस 100 से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि माननीय न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंटी की 100% तामीली हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां 3 फरवरी को ग्राफिक एरा में यूसीसी पर आयोजित कार्यशाला में एसएसपी देहरादून द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला के दौरान अपने संबोधन में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए एसएसपी द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और यह महिला सशक्तिकरण कानून अधिकारों के संरक्षण के लिए बेहद कारगर है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कार सवार एक युवक दबंगाई दिखाते हुए एक वाहन में तोड़फोड़ करता हुआ दिख रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिस पर थाना अध्यक्ष नेहरू कॉलोनी द्वारा वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।
अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत कुमार गौतम के समर्थन में आयोजित रोड शो में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। करोलबाग विधानसभा में श्री दुष्यंत कुमार जी के पक्ष में, दुष्यंत गौतम जी के पक्ष में आज पूरा जन सैलाब है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी उनको समर्थन कर रहे हैं। करोलबाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा। जो जनता के जन कल्याणकारी स्कीमें जो भी चल रही हैं, जनता के हित के लिए जो भी स्कीमें चल रही हैं, वो स्कीमें जारी रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ आयुष्मान भारत योजना जो लागू नहीं है वो योजना लागू होगी। यहाँ जल जीवन मिशन के काम होंगे, अन्य योजनाएं जो रुकी हुई हैं वो सारी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेगी। यमुना जी की सफाई होगी, यमुना जी में रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ पर जितने इन्होंने घपले घोटाले किए हैं, उन घपले घोटालों का जो है जांच होगी, उसके लिए SIT का गठन किया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से है, जहां पुलिस ने जागरूकता अभियान के क्रम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जनपद के विभिन्न थानों पर स्थानीय ग्रामीणों, स्कूल छात्र छात्राओं एवं ग्राम प्रहरियों को आपदा प्रबंध व अग्नि सुरक्षा एवं साइबर फ्रॉड से होने वाली परेशानियों की जानकारी दी। जो NDPS पर नशा मुक्त अभियान के तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो नशे के दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जो लीगल प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, ताकि लोग जो है नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और इस तरीके के जो घटनाएं उनमें संलिप्त होने से बचें। इसके अतिरिक्त जो हमारी फायर जो टीम है वो भी लोगों को फायर के बारे में अवेयर कर रही है, किस तरीके से जो आग की घटनाएं हैं उनकी रोकथाम की जानी चाहिए और आग की घटना के पश्चात किस तरीके की SOP होनी चाहिए, इस संबंध में हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं उनके साथ भी हम लोगों ने फायर की टीम ने जो है मीटिंग की है और उनको भी अवेयर किया है कि वो भी जाकर के अपने गाँव में लोगों को अवेयर करें और फायर सीजन में जो है फायर की घटनाओं में हम लोग कमी ला सकें। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से आ रही है, जहां जेल में बंद पूर्व सपा नेता नायाब सिंह यादव के छोटे भाई की तबीयत बिगड़ी। बता दें कि गैंगस्टर मामले में पुलिस ने नीलू यादव को अनंत फनन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। नीलू यादव को BP की समस्या बताई जा रही है। वहीं नीलू यादव के समर्थकों और पुलिस के बीच बहस हुई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां के मंडुवाही थाना क्षेत्र स्थित पहाड़ी से दफलुपर मार्ग पर रात्रि 2 बजे महिलाओं से चेन छिनौती के मामले में वांछित अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपी युवक के दाहिने पैर में गोली लगी है और इस दौरान उसका चचेरा भाई फरार होने में सफल रहा। DLW चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत ऑपरेशन चक्रू के तहत चेकिंग की जा रही थी। उसमें पहाड़ी से डप्पापुर की तरफ 2 व्यक्ति जो हैं उनको रोका गया। बिना नंबर की प्लेट, उनके पास 2 पहिया वाहन था। जब वो नहीं रुके तो उनका पुलिस टीम ने पीछा किया। डप्पापुर के पास में उन लोगों ने भागने की कोशिश करी और पुलिस पे फायरिंग करी। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा उन पे फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति फरार हो गया है। जो अभी पकड़ा गया है उसका नाम प्रेम नारायण सिंह है, जो मूलतः गाजीपुर का रहने वाला है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और मालूम हुआ है कि उन पर कई दर्जन मुकदमे हैं और अग्रिम वैधानिक कार्य इसमें की जा रही है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।